प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, साथ साथ इनके क्वालिफिकेशंस और इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है और कैसे रिमूव किया जाता है। लास्ट क्लास में हम लोग ने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था, उसके दोनों हाउसेस के बारे में पढ़ा था, लोकसभा राज्यसभा। उसमें इलेक्ट होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, उनके स्पीकर के इलेक्शन इनके जो स्पीकर होते हैं दोनों हाउसेस के कैसे इलेक्ट होते हैं ये भी पढ़ा था। दोनों हाउसेस के पावर्स एंड फंक्शंस भी पढ़े थे और साथ ही साथ पार्लियामेंट के हम लोगों ने पावर एंड फंक्शन पढ़े थे। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं, और उसके बाद हम लोग ने उनके अपॉइंटमेंट के बारे में सीखा था, और उसके बाद हम लोग ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में सीखा था, उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस और इनके पावर एंड फंक्शन। तो आज हम सीखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, और उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट 4, जिसमें हम लोग अपने कंट्री के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पावर एंड फंक्शन है, उसमें अपॉइंट होने के लिए क्या क्या नेसेसरी थिंग्स होती हैं वो सीखेंगे। तो जब भी सबसे पहला चीज़ बच्चों, जब भी कोई हाई पोस्ट हो इंडिया में, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर, राज्यसभा मिनिस्टर, लोकसभा मिनिस्टर, कोई भी हो, तो उसका पहला पॉइंट ये लिखना है, ही शी मस्ट बी दी सिटीज़न ऑफ इंडिया। उनके क्वालिफिकेशन में ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए कि वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, लोकसभा में 25 ईयर्स की मिनिमम एज होना चाहिए, राज्यसभा में 30 होना चाहिए, और हमारे जब प्रेसिडेंट बनना होता है तो उनके लिए 35 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, उनका 35 ईयर होना ही चाहिए। ही शी शुड नॉट बी दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दी स्टेट असेंबली। ही शी शुड नॉट बी बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मैंने लास्ट पार्ट के वीडियो में भी समझाया था कि कोई ऐसा आदमी जो बैंक से लोन लिया हो उसको चुकाया ना हो, उसी वैसे आदमी को हम लोग बैंकरप्ट बोलते हैं। ही शी शुड नॉट बी इन दी गवर्नमेंट जॉब। अब देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन कैसे होता है। The President of India is elected by the electoral colleges that consist of elected member of parliament and the state assembly as well as the elected members। बच्चों यहाँ पे ऊपर मैंने करके मेंबर लिखा है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल सिस्टम। अब ये क्या होता है समझ लीजिए, समझ लेंगे तो आपको अपने से भी बना के लिख सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा आपको लिखना नहीं पड़ेगा। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज में जैसे पार्लियामेंट से, हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, कुछ लोकसभा से और कुछ लोग राज्यसभा से, दोनों हाउसेस से अपॉइंट किए जाते हैं, उन लोग को नॉमिनेट किया जाता है। अब वही 4-5 लोग, या 4-5 लोग नहीं होते हैं, कम से कम 100-200 लोग होते हैं दोनों हाउसेस से मिला के। तो वही 100-200 लोग मिल के जो अपॉइंटेड होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं, वो लोग प्रेसिडेंट, जितने भी मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं तो चारों कैंडिडेट्स को वोट करते हैं, और उसके बाद जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होता है वही हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं। और इसी वोटिंग सिस्टम को हम लोग कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल मेथड। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होते हैं। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूवल प्रोसेस देख लेते हैं, कैसे हटाया जाता है। The President of India is removed from his office through the process of impeachment। इम्पीचमेंट प्रोसेस से बच्चों 2 लोग रिमूव होते हैं, पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और दूसरे जितने भी हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उन लोग को रिमूव करने का प्रोसेस भी होता है इम्पीचमेंट ही होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। इन फैक्ट इट इज़ अ प्रपोजल ब्रॉट इन द हाउस। इफ द हाउस passes, it goes to the other house where the president himself to give clarification against allegation. If the second house passes it, he has to resign from his office। जैसे कि इम्पीचमेंट प्रोसेस में मैंने बताया 2 लोगों के लिए होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के लिए, जजेस के रिमूवल के लिए। तो इन लोग को प्रोसेस एक ही जैसा होता है, दोनों को हटाने का एक ही प्रोसेस होता है। पहले या तो पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, इनके अगेंस्ट में एलिगेशन शो किया जाएगा जो भी पर्सन करता है। अब उसके बाद अगर मान लीजिए मैं पहला लोकसभा का मेंबर हूँ और मैं इसको पास कर दिया कि चलो ठीक है, प्रेसिडेंट के खिलाफ लगाया गया इंजाम, एलिगेशन यानी इंजाम सही है, तो अब वो सेकंड हाउस में जाएगा। अब सेकंड हाउस में जब वो जाएगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वहाँ पे अपना क्लैरिफिकेशन, यानी कि उनके ऊपर जो इंजाम लगे हैं ना, कि उनको एक मौका दिया जाता है कि आप अपना बेगुनाही साबित कीजिए कि आप बेगुनाह हैं, आप पे ये लगाया गया इंजाम गलत है। तो ऐसा मौका दिया जाता है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने आप को बेगुनाह साबित करने में साबित नहीं कर पाते हैं,
तो सेकेंड हाउस जब इस प्रपोजल को पास कर देता है, इफ़ द सेकेंड हाउस पासेस इट, ही हैज़ टू रिज़ाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिज़ाइन करना पड़ता है। इसी तरह जजेस के लिए भी होता है। तो अब चलिए बच्चों पढ़ लेते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मैं क्या बोलता हूँ, कोई भी पावर या फंक्शन याद करना है तो उसका शुरुआत का बस ऊपर का ब्लैक हेडिंग याद रखिए और बस उसका मतलब याद रखिए। ये ब्लैक हेडिंग है दी लेजिस्लेचर पावर, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है रूल बनाने वाला। मान लीजिए आप लेजिस्लेटिव में आप ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और आप रूल बनाते हैं, बस अपने ऊपर लेके याद करो, प्रैक्टिकल अपने साथ करो, तुमको याद होते जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और हमेशा बोलता हूँ एक कॉपी और एक पेंसिल लेके बैठना, जो भी बताते जाता हूँ उसको लिखते जाना और याद करने का ट्रिक अपने आप होते जाएगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है प्यारे बच्चों रूल बनाने वाला। द प्रेसिडेंट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी टू मेक अ लॉ, यानी लॉ बनाता है। नो बिल मे बी अ लॉ विदाउट हिज सिग्नेचर। जैसे कि मैंने बताया था कोई भी लॉ, वो लॉ तब कहलाता है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। तब तक वो, जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मान लीजिए एक लॉ पेज है, ठीक है, नया लॉ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर एक नया रूल ला रहे हैं कि इंडिया में जो भी अगर रोड पे कचरा करते हुए दिख गया तो उनके ऊपर 100 रुपीज़ फाइन दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी ये लॉ नहीं कहलाएगा, अभी ये बिल कहलाएगा। जब तक कि मान लीजिए मैं प्रेसिडेंट हूँ और इस पे यहाँ सिग्नेचर नहीं कर देता तब तक ये बिल कहलाएगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दिया तो अब ये लॉ बन गया है, अब ये इम्पोज होगा। जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक ये लॉ नहीं बन सकता है। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहें तो मान लीजिए ये बिल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शो किए हैं कि जो भी इंडिया में कचरा करते हुए दिख गया उसके ऊपर 100 रुपया फाइन लगेगा, तो इस बिल को अगर वो चाहें तो वापस भी भेज सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर इसको 3 से ज़्यादा बार भेजते हैं तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट हैज़ टू बी बाउंड, मतलब कि प्रेसिडेंट के ऊपर ये दबाव रहता है कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों के तहत कि उन्हें सिग्नेचर करना होगा, क्योंकि कोई भी एक लॉ बार बार भेज रहे हैं यानी उस लॉ का इम्पोर्टेंस है, ठीक है बच्चों। तो यही है हमारा लेजिस्लेटिव पावर में। ही एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं क्योंकि वो हाईएस्ट बॉडी है, फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री है और फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर पार्लियामेंट है। ही कैन समन द प्रोग्यू एंड द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, वो चाहें तो अपने मन से सेशन को भी समन कर सकते हैं यानी कि गिरा सकते हैं और नया सेशन के लिए इलेक्शन वापस करा सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी उनके अंडर में ही आता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में, मतलब कि इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को भी अपॉइंट करने का पावर हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है। ही कैन डिसॉल्व दी लोकसभा, क्योंकि लोकसभा टेम्परेरी हाउस है। मैंने डिफरेंस में भी पार्ट 1 वीडियो में आपको बताया था लोकसभा और राज्यसभा के डिफरेंस के बीच में कि लोकसभा को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसॉल्व कैसे कर सकते हैं। ही कैन कॉल द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस की एक साथ मीटिंग को भी वो बुला सकते हैं। ही कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा एंड 2 मेंबर्स इन लोकसभा, दोनों 12 मेंबर्स को राज्यसभा में और 2 मेंबर्स को लोकसभा में, वो अपनी तरफ से चाहें तो किसी को भी नॉमिनेट करने की पावर रख सकते हैं। अब दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव, इसके नाम से ही समझ आ जाता है एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट यानी कि कुछ करके दिखाना। जैसे कि लेजिस्लेचर में लॉ बनाने वाला था तो एग्जीक्यूटिव यानी कि उसको एग्जीक्यूट करने वाला, उस लॉ को सब पर इम्पोज करके उस पर सब पर लगा के उसको फॉलो करवाने वाले को एग्जीक्यूटिव पावर बोलते हैं। ही कैन अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को हमारे देखते हैं आप, वो लॉज को बनवाते हैं, उनको लोगों को बोलते हैं कि लॉ को प्लीज़ फॉलो किया कीजिए या ये सब। ही कैन अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड द एम्बेसडर मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। एम्बेसडर मेंबर यानी कि हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन। ही इज़ द चीफ ऑफ द आर्म फोर्स, हमारे आर्मी के भी वो हेड है। हमारी आर्मी प्राइम मिनिस्टर के अंडर नहीं आती है बच्चों, हमारी आर्मी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। ही इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीएस, यूटीएस का बच्चों मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज। ही कोऑर्डिनेट अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स में किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई या कुछ करना रहता है तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है। अब थर्ड पावर होता है फाइनेंशियल पावर, बिल, मनी बिल। यहाँ पे ये जो बिल है ये मनी बिल से रिगार्डेड है पावर। ही पास द बजट मेड बाय द काउंसिल, जैसे कि आप देखते हैं कोई सा भी लोकसभा में हर साल हमारा बजट पास होता है तो बजट बिना प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के लोकसभा में नहीं शो किया जाता है। जब तक प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर नहीं करते तब तक वो
बजट हमारा शो नहीं होता है। ही हैज़ पावर टू एंटरटेन द मनी बिल। मनी बिल को जैसे कि मैंने बताया अभी, मनी बिल किसी भी तरह का पार्लियामेंट से पैसा ले रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी भी फंड के लिए कि किसान योजना के लिए फंड चाहिए, तो ऐसा जो मनी लिया जाता है गवर्नमेंट से, उसका उसके ऊपर सिग्नेचर चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ही डिस्ट्रीब्यूट द शेयर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मान लीजिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में अब जो साल भर का उन्होंने जितना कमाई किया उसका ऑन दैट बेसिस वो इक्वली डिवाइड करते हैं मनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। ही अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ फाइनेंशियल कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल कमीशन के मेंबर्स को भी अपॉइंट करने का पावर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। अब तीसरा पावर आता है द जुडिशियल पावर। जुडिशियल यानी कि जजेस, साफ मतलब होता है इसके बच्चों जजेस को अपॉइंट करने का पावर। ही द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ही हैज़ पावर टू पार्डो द क्रिमिनल्स। पार्डो का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि मान लीजिए कि कोई एक क्रिमिनल है, उसने उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए और उसको एक सज़ा मिलती है कि इनको उम्र कैद की सज़ा मिल रही है, तो अगर वो क्रिमिनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर उस रिक्वेस्ट को मंजूरी दे देते हैं सिग्नेचर करके, तो उस क्रिमिनल का जो जितना भी क्रिमिनल के ऊपर मतलब कि जो 15 मान लीजिए उम्र कैद की सज़ा है तो उसको वो घटा करके उसको 5 साल की सज़ा भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो वो पूरी सज़ा को ही कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जजेस को भी अपॉइंट करने की पावर भी हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में होती है और रिमूव करने की भी पावर इनके हाथ में होती है। हाफ पावर, रिमूवल की हाफ पावर इनके हाथ में होती है। हाफ पावर इसलिए बच्चों क्योंकि आधी पावर पार्लियामेंट के पास होती है, जिसमें दोनों हाउसेस लोकसभा राज्यसभा बिल को पास करते हैं। ठीक है, तो पार्डो का मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि क्रिमिनल्स को माफ करना। ही हैज़ पावर टू सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी इशू बाय द नेसेसरी टू ओबे इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ओबे। अगर मान लीजिए आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी चीज़ पे एडवाइस चाहिए तो वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस होते हैं हेड जजेस, उनसे वो चाहें तो एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई नेसेसरी नहीं है कि वो फॉलो ही करें। ठीक है, ही इज़ नॉट आंसरेबल बिफोर एनी कोर्ट फॉर हिज वर्क। उन्हें किसी भी कोर्ट के ऊपर कोर्ट की तरफ आंसरेबल नहीं होना पड़ता है कि चलिए मैंने जो काम किया किस लिए किया, उसके लिए उन्हें किसी का आंसरेबल नहीं होना पड़ता है। ठीक है, अब लास्ट आता है नो क्रिमिनल्स लिटिगेशंस कैन बी अगेंस्ट हिम। किसी भी तरह का क्रिमिनल्स लिटिगेशन उन पे लगाए नहीं जा सकते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। अब लास्ट आता है प्यारे बच्चों इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर 3 तरह की होती है। दी नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, उसके बाद होता है दी स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 एंड दी फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। अब ये तीनों किस किस केस में लगते हैं? नेशनल इमरजेंसी, मान लीजिए दूसरे देश से हमारी लड़ाई हो गई है, ठीक है, ऐसे में हमारे कंट्री में थोड़े प्रॉब्लम्स हो गए, तो ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के हाथ से पूरी पावर को ले सकते हैं और पूरे कंट्रोल उनके हाथ में रहता है, क्योंकि वो जैसे ही आर्म के हेड रहते हैं, आर्म के फोर्स चीफ हेड रहते हैं, जैसा कि अभी हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था, ही इज़ द चीफ ऑफ द आर्म फोर्स। तो उसी तरह ये जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी, इन केस ऑफ फॉरेन अटैक और इंटरनल डिस्टर्बेंस, ऐसे केसेस में वो नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। अब स्टेट इमरजेंसी, ये स्टेट इमरजेंसी का मतलब ही साफ समझ आ रहा है कि इंडियन स्टेट्स पे, मान लीजिए आप कोई स्टेट है, जैसे ले लेते हैं एग्जांपल महाराष्ट्र में अभी बीजेपी का रूल पावर चल रहा है, एकनाथ शिंदे हैं वहाँ के अभी सीएम। अब मान लीजिए जो वहाँ पे डिसिप्लिन है या फिर गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका है वो फेल हो जाता है, यानी कि पूरे महाराष्ट्र में पूरा गवर्नमेंट रूल डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे आर्टिकल 356 से स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं और वहाँ का कंट्रोल पूरा उनके हाथों में आ जाता है। अब लास्ट केस होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इसके नाम से समझ आ जाता है कि प्रेसिडेंट हमारे देश में जब कोई भी पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है, तब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, दी पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा और कल की पार्ट 4 वीडियो में हम अपना पूरे चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, यानी कि ख़त्म कर देंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।